Hello everyone, my name is Ajay Sandhu and today we are going to study Vistas chapter number 4, The Enemy by Pearl S. Buck. I would suggest you to keep a pen, notebook and textbook while attending this lecture so that you may note down the difficult words that I will explain during this lecture. I am going to paraphrase and translate the text line by line. I will also cover the hot questions asked by CBSE from this chapter. I will use the bilingual approach to explain this lesson. Before I get into the text, let me give you a brief introduction of the enemy. The story is set during the Second World War. A Japanese doctor finds an American POW, means prisoner of war, at his doorstep. He is in a dilemma that being a doctor, should he save the wounded man, or being a Japanese, should he hand over the enemy to the army? Now let's begin with the text. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot off the Japanese coast, where as a little boy he had often played. यहाँ पर राइटर हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं मेन कैरेक्टर से, जो है डॉक्टर सादाओ होकी. और डॉक्टर सादाओ होकी का घर वॉज बिल्ट बना हुआ था ऑन ए स्पॉट, एक जगह पर, और वो जगह थी द जापानीज कोस्ट. जापानीज कोस्ट पर, जापानीज कोस्ट का मतलब है जापान का समुद्री तट. डॉक्टर सादाओ का घर जापान के समुद्री तट के पास एक जगह पर बना हुआ था, वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहां पर बचपन में, एज अ लिटिल बॉय मीन्स इन हिज चाइल्डहुड, ही हैड ऑफन प्लेड, वो अक्सर खेला करते थे. उस जगह पर डॉक्टर सादाओ का बचपन खेलते हुए गुजरा था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स. वो जो लो हाइट का घर था, जो कि बना हुआ था स्क्वायर स्टोन से. स्क्वायर स्टोन मीन्स जो पत्थर उस घर को बनाने में लगाए गए थे, उनकी शेप स्क्वायर थी, और उन पत्थरों से वो घर बहुत ऊंचा नहीं बनाया गया था, लो हाइट का था. और ये कहाँ पर स्थित था? इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स. इसे एक चट्टान के ऊपर बनाया गया था, एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था. वेल अबव अ नैरो बीच, जो कि ठीक एक बीच के ऊपर थी. एक पहाड़ी, बीच भी समुद्री किनारा होता है, समुद्री किनारे से थोड़ा ऊपर एक पहाड़ी थी, एक रॉक थी. उस रॉक के ऊपर डॉक्टर सादाव के घर को बनाया गया था स्क्वायर स्टोन से, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी. दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स मीन्स जो घर था उसके चारों ओर, मीन्स द हाउस वॉज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज. पाइन पेड़ होते हैं, चीड़ के वृक्ष. तो उन पेड़ों ने एक आउटलाइन बना रखी थी, घर को रेखांकित कर रखा था, घर को घेर रखा था. यानी कि उनके घर के चारों ओर पाइन के पौधे थे. लेट मी शो यू कि वो कैसे थे.
ये डॉक्टर सादाव हॉकी का घर है, इसके नीचे बीच है, पीछे यू कैन सी द सीन इज फुल ऑफ फॉग एंड दिस फॉग इज अराइजिंग फ्रॉम द सी। घर के चारों ओर पेड़ खड़े हुए हैं जो पाइन ट्रीज हैं। दिस इज द सीन ऑफ डॉक्टर सादाव्स हाउस। Okay, let's move ahead. As a boy, Sadav had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. As a boy, बचपन में Sadav had climbed, Sadav चढ़ जाया करता था the pines, pines के पेड़ों पर। जब सादाव एक बच्चा था, बचपन में सादाव इन पाइन्स के पेड़ों पर चढ़ जाया करता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ, खुद को सपोर्ट करते हुए। किस चीज़ से सपोर्ट करते हुए? ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पाँव की सपोर्ट लेते हुए। पाँव में जो भी जूते होते थे उन्हें निकालकर वो एक ग्रिप बनाकर पाँव की ऊपर पेड़ पर चढ़ जाया करता था, पाइन के पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन दी साउथ सीज, और ऐसा उसने लोगों को करते हुए देखा था। ये कहाँ से सीखा था डॉक्टर सादाव ने? डॉक्टर सादाव ने लोगों को देखा था साउथ सीज की तरफ, दक्षिणी समुद्र की तरफ। डॉक्टर सादाव ने देखा था लोगों को चढ़ते हुए फॉर कोकोनट्स, कोकोनट के पेड़ पर। कोकोनट्स के पेड़ होते थे उधर समुद्र के किनारे पर, साउथ सी की तरफ। तो वहाँ पर लोग कोकोनट तोड़ने के लिए उन पेड़ों पर चढ़ा करते थे, और वहीं से उन्हें देख देख कर डॉक्टर सादाव ने भी पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया था। हिज फादर हैड, नाउ बिफोर आई मूव अहेड लेट मी टेल यू, देयर इज ऑलवेज ए क्वेश्चन हियर। दे आस्क अ क्वेश्चन, CBSE is very fond of asking a question from here कि डॉक्टर सादाव का घर कहाँ पर स्थित था और कैसा था। तो सादाव्स हाउस was built on the Japanese coast surrounded by pine trees. You have to keep this fact in mind. आपको याद रखना है कि डॉक्टर सादाव का घर जापानीज कोस्ट पर था और उसके चारों ओर पाइन ट्रीज थे। आगे बढ़ते हैं। His father had taken him often to the islands of those seas. His father had taken him often. उसके पिताजी उसे अक्सर साथ लेकर जाया करते थे। Take him, साथ लेकर जाना। कहाँ पर? To the islands, जो आइलैंड थे वहाँ पर समुद्र में जो आइलैंड थे उनकी तरफ डॉक्टर सादाव के पिताजी अक्सर डॉक्टर सादाव को अपने साथ लेकर जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और कभी भी वो नहीं भूलते थे। टू से ये कहने में, यानी कि इस बात को बताने में कभी भी चूकते नहीं थे। ही नेवर मिस्ड दिस थिंग टू टेल द लिटिल ब्रेव बॉय। यहाँ पे ब्रेव बॉय कहा गया है डॉक्टर सादाव को, जो उनके साथ जाता था। डॉक्टर सादाव जो कि अपने पिताजी के साथ जाया करता था उन आइलैंड्स की तरफ, और जब भी पिताजी डॉक्टर सादाव को लेकर जाते थे आइलैंड्स की तरफ, तो वो उन्हें डॉक्टर सादाव को एक बात बताना नहीं भूलते थे। क्या थी वो बात? वो बोलते थे दोज आइलैंड्स योंडर, वो जो आइलैंड है ना वहाँ, योंडर मीन्स एट सम डिस्टेंस, इन द डायरेक्शन पॉइंटेड, जिधर इशारा करके पिताजी बता रहे हैं। पिताजी ने एक तरफ उंगली उठाई, इशारा करते हुए कहा कि देखो वो आइलैंड दिख रहे हैं, वो जो आइलैंड है वहाँ पर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। They are the stepping stones for the future of Japan. वो उन्हें उन आइलैंड्स को डॉक्टर सादाव को बताया करते थे कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं जापान के भविष्य के लिए, ये मील का पत्थर हैं। स्टेपिंग स्टोन्स क्या होता है? जिस पर सब कुछ खड़ा होता है, जो जिस पर सारी नींव खड़ी हुई होती है, उसे बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स। तो इन जो सामने आपके आइलैंड दिख रहे हैं, ये आइलैंड जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। इन पर जापान का फ्यूचर निर्भर करता है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सादाव हैड आस्क्ड सीरियसली। और सादाव ने बड़ी गंभीरता से अपने पिताजी से तभी क्वेश्चन पूछ लिया जब पिताजी ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड हमारे लिए। तो पिताजी से पूछ लिया सादाव ने कि आखिर ये किस तरह से, एंड दिस वाज अ वेरी चाइल्डिश क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे की तरह मासूमियत से उसने सवाल पूछा, वेरी चाइल्डिशली,
दैट वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दोज आइलैंड्स, कि आखिर हम इन आइलैंड से कहाँ पहुंचेंगे. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वेयर विल दीज आइलैंड्स टेक अस टू. ये सवाल पूछा सदाओ ने गंभीरता से. पिताजी ने क्या जवाब दिया. पिताजी ने कहा हु नोज, क्या पता कहाँ पहुंच जाएं. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, पिताजी ने कहा कि जो फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर को कोई भी लिमिटेड नहीं कर सकता. What do we mean by limit? Limit means confine. हमारे फ्यूचर को, किसी के भी फ्यूचर को आप नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है. It depends on what we make it. पिताजी कहते थे कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं. The future had no limits. It depends on mankind how it shaped its future. ये मानव जाति पर, ये लोगों पर, ये किसी भी देश के राष्ट्र के लोगों पर निर्भर करता है कि वो अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं. पिताजी ने ये जवाब दिया सदाओ को किस सवाल के बदले में, जो सवाल पूछा था वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. ओके, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. सदाओ ने यह बात अपने दिमाग में उतार ली. सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, ये बात अपने दिमाग में उतार ली. एज ही डिड एवरीथिंग, जैसा कि वो हर बात को उतार लिया करता था. हिज फादर सेड, जो भी उसके पिताजी उससे कहते थे. ही वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन. सदाव के पिताजी जो भी सदाव से कहते थे वो उसे बहुत अच्छे से अपने अंदर रिटेन कर लिया करता था, हमेशा की तरह, हमेशा हमेशा के लिए. और यहाँ भी जब सदाव के पिताजी ने कहा कि ये आइलैंड स्टेपिंग स्टोन्स हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान, तो ये बात भी सदाव ने अपने दिमाग के अंदर गहरे में उतार ली. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, जो उसके पिताजी थे सदाव के फादर, ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उन्होंने कभी भी कोई हंसी मजाक नहीं की थी सदाव के साथ. मीन्स हिज फादर वॉज वेरी सीरियस विद हिम, उसके साथ बहुत ही गंभीर रहते थे. ना कभी कोई मजाक की थी, ना कभी उसके साथ खेले थे. बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, बल्कि हु वॉज हिज ओनली सन, अपने अकेले बेटे के लिए. सदाव वॉज हिज ओनली सन, सदाव उनका अकेला बेटा था, एकमात्र बेटा था. और उसे पालने में, उसे पोषने में, उसे बड़ा करने में उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे. हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, इन्फिनिट मीन्स अनलिमिटेड, पेन्स मीन्स सफरिंग, कष्ट. उन्होंने बहुत कष्ट, बहुत दर्द, बहुत परेशानियां झेली थी सदाव को बड़ा करने में, पालने में, सदाव को एजुकेटेड बनाने में, सदाव को वो बनाने में जो सदाव फाइनली बना. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सदाव को ये बात अच्छे से पता थी कि उसके पिताजी की जो सबसे बड़ी चिंता थी, चीफ कंसर्न, चीफ कंसर्न मीन्स मेन वरी. सदाव अच्छे से जानता था कि सदाव की एजुकेशन ही उसके पिताजी की सबसे बड़ी चिंता थी. सदाव के पिताजी उसे एक एजुकेटेड इंसान बनाना चाहते थे. इस बात के लिए सदाव के पिताजी बहुत चिंता करते थे और ये बात सदाव को भी पता थी. फॉर दिस रीजन he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. For this reason, इसी वजह से, किस वजह से, उस चिंता की वजह से जो पिताजी करते थे, इसी वजह से he had been sent, उसे भेज दिया गया, सदाव को भेज दिया गया. at 22, याद रखिएगा 22 साल की उम्र में सदाव को अमेरिका भेज दिया गया पिताजी के द्वारा. क्यों भेजा गया अमेरिका? टू लर्न, सीखने के लिए. ऑल दैट, वो सब, कुड बी लर्न, जो भी सीखा जा सकता था, ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जो कुछ भी सीखा जा सकता था, उसे सीखने के लिए सदाव के पिताजी ने सदाव को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया. इट मीन्स डॉक्टर सदाव गेन्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम अमेरिका. ही बिकेम डॉक्टर एंड रिटर्न टू जापान. जापान से वो गए अमेरिका. अमेरिका में 22 साल की उम्र में पहुंचे और 22 से 30 साल तक उन्होंने वहाँ पढ़ाई की और 30 साल की उम्र के बाद वो वापस लौट कर आए. दैट वी विल स्टडी फर्दर ऑन, अभी देखते हैं. ही हैड कम बैक एट 30, और वो वापस लौटा 30 साल की उम्र में. एंड बिफोर हिज फादर डाइड he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist.
दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग। इससे पहले कि सादाव के पिताजी स्वर्गवासी होते, बिफोर ही डाइड, मरने से पहले, ही हैड सीन, वो देख चुके थे सादाव बिकम फेमस, सादाव को फेमस होते हुए। सादाव अमेरिका से 30 साल की उम्र में लौटकर वापस आ गए और वापस आने के बाद सादाव ने अपनी प्रैक्टिस जापान में शुरू की और जापान में ही हैड बिकम फेमस नाउ, और वो फेमस हो गए हैं। पिताजी सादाव को देख चुके हैं कि वो फेमस हो रहा है, केवल सर्जन के रूप में ही फेमस नहीं हो रहा है बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस हो रहा है। ही इज नॉट ओनली अ सर्जन बट ऑल्सो अ साइंटिस्ट बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग। साइंटिस्ट क्यों है वो? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, क्योंकि वो काम कर रहा था परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, एक डिस्कवरी, एक खोज के ऊपर, क्योंकि वो एक खोज के ऊपर काम कर रहा था विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। और वो खोज किस चीज़ की थी? किसी ऐसी दवाई के ऊपर वो काम कर रहा था विच वुड रेंडर एंटायरली क्लीन, जो घाव को पूरी तरीके से साफ कर देगी। यानी कि किसी ऐसी दवाई के ऊपर डॉक्टर सादाव रिसर्च कर रहे थे कि अगर वो दवाई बन जाती है तो किसी को भी अगर घाव होगा तो उस दवाई को देने के बाद वो घाव पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। He had not been sent abroad with the troops, और डॉक्टर सादाव को अब्रोड नहीं भेजा गया था विद द ट्रूप्स, आर्मी के साथ। हाउ डज दिस सेंटेंस मेक सेंस हियर? ये सेंटेंस अचानक से कहां से आ गया कि उन्हें आर्मी में नहीं भेजा गया था? वो आर्मी में क्यों जाएंगे? ही इज अ डॉक्टर। बट इन फ्यू कंट्रीज इट्स कंपल्सरी टू सर्व इन द आर्मी फॉर सम टाइम, और जापान में भी ऐसा ही है, हर किसी को आर्मी में सेवा करनी ही होती है। लेकिन डॉक्टर सादाव को आर्मी में नहीं भेजा गया, जापान में ही रोक लिया गया। क्यों रोक लिया गया? He knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. Here is the reason why he was not sent abroad. He had not been sent abroad, उसे विदेश नहीं भेजा गया with the troops, आर्मी के साथ, क्योंकि he knew, क्योंकि उसे पता था देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि कुछ खतरा था। किसको खतरा था? जो बूढ़ा जनरल है जापान का, जो जनरल है जापान का, उस जनरल को खतरा था, उसे जरूरत पड़ सकती थी ऑपरेशन की, क्योंकि इस समय मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, अभी उनका इलाज चल रहा था, बूढ़े जनरल का इलाज चल रहा था और बूढ़े जनरल को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। इस बात को ख्याल में रखते हुए, इस पॉसिबिलिटी को ख्याल में रखते हुए सादाव को रोक लिया गया था। जापान के अंदर ही सादाव को आर्मी के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजा गया था। दिस विल बी अ क्वेश्चन, बी वेरी केयरफुल। वाई वॉज सादाव कैप्ट इन जापान? Why was he not sent abroad with the troops? That will be the question, and answer is very clear. Because he knew he was not sent abroad with the troops because the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. That will be the answer of this question. This is the plan in which Dr. Sadao went to USA. Dr. Sadao's father was a patriot, and this will also be a question. What do you know about the father of Dr. Sadao? So you have to be very specific with this answer. डॉक्टर सादाव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो डॉक्टर सादाव के फादर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप जवाब देंगे डॉक्टर सादाव्स फादर वॉज ए पैट्रियट एंड ही वॉज चीफली कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, सो ही सेंट हिम टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन. Okay, then this was the background. This was about the childhood of डॉक्टर सादाव. हमें अब तक के टैक्स से पता लगा है कि डॉक्टर सादाव ने कहाँ एजुकेशन पाई, उनका बचपन कहाँ पर बीता, उनका घर कहाँ पर स्थित है,
अभी वो डॉक्टर बनकर कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें विदेश में क्यों नहीं भेजा गया आर्मी के साथ। ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ। अब हम आगे उनके मैरिड लाइफ के बारे में जानते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अभी क्योंकि उनका घर समुद्र के पास ही है तो उसी समुद्र के अंदर से बादल उमड़ रहे थे। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। इस समय बादल उठ रहे थे समुद्र के अंदर से। क्यों उठ रहे थे? द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी। कैसी गर्मी थी? अनएक्सपेक्टेड वार्मथ। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी, और ये हमने अपने यहाँ भी देखा है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इट स्टार्ट्स रेनिंग, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है या बादल छा जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद। ठीक उसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसकी वजह से हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। तो उस गर्मी ने अपनी तरफ आकर्षित मीन्स खींचना, हैवी फॉग भारी कोहरे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से। समुद्र की ठंडी लहरों से जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसने फॉग को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, वेपोरेशन हुआ था, काफ़ी फॉग उठकर इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। सादाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड near the shore and then come creeping up the beach below the house। सादाओं ने देखा मिस्ट बोलते हैं फॉग, धुंध, हाइड द आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर अगेन किनारा, समुद्र के किनारे को शोर भी बोलते हैं। तो शोर के किनारे पर जो छोटे छोटे आइलैंड थे वो उनकी जो आउटलाइन थी, उनकी जो शेप थी वो धुंध में छिपनी शुरू हो गई थी। सादाओं ने देखा कि धुंध में जो आइलैंड थे वो छिपने शुरू हो गए थे। देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और तब वो धुंध रेंगते हुए, क्रीप अप मीन्स रेंगना, रेंगते हुए बीच से ऊपर की तरफ, घर की तरफ आ रही थी। रीडिंग अराउंड द पाइन, और वो अपने आप में लपेट रही थी, वो लिपट रही थी चारों तरफ पाइन्स के। यानी कि वही धुंध कहाँ से निकली? समुद्र से वो धुंध निकली, और सादाओं ने उसे निकलते हुए देखा। सबसे पहले उसने आइलैंड को अपने अंदर छिपाया, फिर किनारे को, फिर वो धीरे धीरे रेंगते हुए आ गई ऊपर बीच तक, और बीच से जो पाइन के पेड़ थे उस घर के चारों ओर, उनके चारों ओर वो धुंध लिपट गई। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। कुछ ही मिनट्स में फॉग वुड बी रैप्ड, फॉग लिपट जाएगा घर के चारों ओर भी, यानी कि घर भी इस फॉग से घिर जाएगा पूरी तरह कुछ ही मिनट में। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन, और तब वो अंदर जाएगा कमरे में। देन ही वुड गो इन टू द रूम, तब वो अंदर कमरे में जाएगा, वेयर हाना, हाँ और ना दोनों एक साथ, वाइफ का नाम है हाना, तो वो उसके बाद हाना के पास जाएगा, अपनी पत्नी के पास। वुड बी वेटिंग, जो उसका इंतजार कर रही है। कहां पर इंतजार कर रही है? अंदर कमरे में इंतजार कर रही है, विद द 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों के साथ। नाउ वी हैव गोट टू नो दैट ही हैज अ वाइफ, जिसका नाम है हाना, और इनके 2 बच्चे भी हैं। This is the part 1 and then we will come ahead with part 2 later on.